आप सभी को नमस्कार। अलजेब्रा के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करना है। दो तरीके हैं। पहला सिंपल तरीका है जो आप सीधे ऑप्शन देख के मार्क करोगे। यहाँ जब आपको 13 दिखा तो आपको पता है ऊपर हमें 169 चाहिए। 169 के लिए अगर आप x को 160 रखते हो तो ये 169/9 बनेगा, जो कि आपको 13/3 दे देगा। दैट्स हाउ यू कैन मार्क। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कोई पर्पस नहीं है कि इसको ये कोई कठिन सवाल है, बट यूजुअली जब आप ये रूट अप्लाई करते हो तो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। 1 + x/9 इज इक्वल टू 169/9 और फिर आप कहोगे x/9 इज इक्वल टू 169/9 - 1, या आप कहोगे कि सिंपली इसको यहाँ सिंप्लीफाई करोगे कि 9 + x इज इक्वल टू 169 एंड देन x विल बी 160। वो भी तरीका वैलिड है, बट जस्ट लर्न टू लुक एट डायरेक्टली। ये अल्टीमेटली 9 + x/9 है। सो बेटर थिंकिंग ऑफ दिस 160 डायरेक्टली विल सेव योर टाइम। देखिए एक क्वेश्चन में आपको मज़ा आएगा। मिनिमम वैल्यू एक्सप्रेशन की पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मिनिमम वैल्यू निकालने के पहले आप कहोगे डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या है। 25 डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² 5² - 4 × a × c, यही होगा। तो ये वैल्यू हो गई 25 - 40। क्या है? नेगेटिव है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो मतलब रूट तो रियल नहीं होंगे। ये तो मैंने एडिशनली आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करी है कि आप देख लो। वैसे डी की वैल्यू आपकी क्या है? यहाँ -15 है। आपको पता है मिन और मैक्स वैल्यू जो आप निकालते हो, और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर आप देखो 2x² है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, पैराबोला ऊपर की तरफ है। अगर आपका पैराबोला ऊपर की तरफ है, ये मुंह इसका ऊपर की तरफ है, लुकिंग अपवर्ड्स है, तो आप मुझे ज़रा एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ कि मिनिमा होगा या मैक्सिमम? मिनिमा होगा, वही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा सोचना भी नहीं था। सारी डेफिनेट वैल्यू अगर दी हुई हैं तो मिनिमा बोल रहे हैं तो मिनिमा होगा ही। -d/4a आपको निकालना है, तो -d/4a माइनस आपको दे देगा +15/8। राइट, ए की वैल्यू 2 रखोगे तो 15/8 आ जाएगी। अच्छा, डी अगर नेगेटिव था तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई जो मिनिमम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा पैराबोला ऊपर की तरफ है और डी मेरा नेगेटिव है, सॉरी अगर मिनिमम नेगेटिव हो गया आप मान लो, तो क्या वैल्यू ऊपर नहीं चली जाएगी? तो ये कट करेगा कि नहीं करेगा? अगर नेगेटिव से शुरुआत करी ऊपर की तरफ जाएंगे तो पक्का कट करेगा, रियल रूट्स आ जाएंगे। पर अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो पक्का इसको ऊपर से ही शुरू करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव ही होगा। मान लें कभी ऐसे ऑप्शन आ जाए -5 -15/8 -1 और 15/8, तो आपको सिर्फ ये देखना कि भाई ये इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। आपको पता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट करना क्योंकि पैराबोला ऊपर की तरफ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। एनीवेज, दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या है। अगर मिन वैल्यू पूछी गई है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो परफेक्ट स्क्वायर आप इसका कैसे बनाओगे? आप देखो एक काम करो, आप 2 को पहले बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा x² + 5/2x और यहाँ +5 रहने दो ऐसे ही। फिर आप कहोगे अगर यहाँ मुझे 5/2 लाना है, अगर मुझे यहाँ 5/2 लाना है तो आप यहाँ किसका स्क्वायर लिखोगे? क्या आप 5/4 का स्क्वायर लिखोगे? क्या आप 5/4 का स्क्वायर लिखोगे? यही चीज़ आपको सोचनी है कि अगर मुझे ये वैल्यू जो मैंने आपके सामने पे लिखी है 5/2 मुझे लाना है यहाँ पर, इसके साथ अगर 1 हो गया तो आपको पता है कि ये 2ab बनाता है। सो 2 × b कितना होना चाहिए? 5/2। b की वैल्यू आ गई 5/4, इसलिए मैंने 5/4 का स्क्वायर ऐड किया। अब 5/4 यानी 25 कितना? 16। 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालो क्योंकि उतना ही माइनस करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप बाहर निकालते हो तो ये 8 बनाएगा। राइट, तो दिस इज हाउ कि हमने एक्सप्रेशन को भी बदला नहीं है, बस फॉर्म बदला है उसको लिखने का। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 × x + 5/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x + 5/4 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज गोइंग टू बी 15/8। सो व्हाट इज द आंसर? +15/8। क्योंकि ये पार्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। x + 5/4 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जो सेकेंड पार्ट आपके पास बचा, ये टर्म 15/8 जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये टर्म क्या है? ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर या तो कुछ जुड़ेगा या 0 जोड़ेगा। मिनिमम निकालना है तो हम 0 ही जोड़ेंगे, तो 15/8 मेरी मिनिमम वैल्यू हो गई। सिंपल क्वेश्चन बट लॉट ऑफ लर्निंग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x वेरीज इनवर्सली इज y² - 1। राइट, तो ये सिंपल सा आपसे ये बोल रहा है कि x जो है वो इनवर्सली वेरी करता है, जैसे y² - 1 करता है।
कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि x की वैल्यू जो है वो k अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक, इन्वर्सली वेरी करने का मतलब ये है जहाँ k एक कॉन्स्टेंट होगा। तो कह रहा है कि x की वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पर 24, x को अगर मैंने 24 रखा तो ये आपका k है और y कह रहा है 10 है उस समय, तो ये 99 हो गया। आपको k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 24 इंटू 99 मिल गया। अब देखो ये कह रहा है कि आपको k अगर मिल चुका है 24 इंटू 99 तो यहाँ लिख दो, और ये कह रहा है आपसे कि x की वैल्यू बताओ अगर y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 24 हो गई, 24 से कैंसिल हो गया ये, तो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 99। आंसर क्या हो गया A। बहुत ही आसान सवाल है, केवल ये रिलेशनशिप रख के आंसर निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक्स वाई जेड हमारे रियल नंबर्स हैं और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका 13 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एक्स वाई जेड 1 है, तो बताना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ आप मुझे कि ऐसा कोई रिलेशनशिप आपको ध्यान है जिसमें ये टर्म्स आते हों। आप कहोगे एक रिलेशनशिप काफ़ी क्लोजली रिजेंबल करता है, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर हम लिखते हैं तो ये बनता है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलती है उसको बहुत इत्मीनान से ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा करके मिलता है। एक फॉर्म आपको ध्यान होगा, ये ऐसा होता है कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बनाता है, यहाँ पर मिलता है माइनस ऑफ 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए ये बेसिक फार्मूला है और ये बार बार इस्तेमाल होगा, तो इसके सारे फॉर्म्स आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो ये फॉर्म जब आप देखोगे तब देखोगे आप कि आप क्या क्या जानते हो। आप कहोगे इसकी वैल्यू मुझे 13 पता है, तो मैंने यहाँ 13 लिख दिया। एक्स वाई जेड अगर 1 है तो क्या ये -3 हो जाएगा, यस। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को आप ध्यान से देखो, क्या ये 1 हो जाएगा। क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, यस। क्या आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका जो निकालना है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए के बोल दूँ, यस। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका 10 हो गया, 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 3k हो गया। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 9 अपॉन -3। क्या के की वैल्यू -3 आ रही है, यस। तो क्या डी ऑप्शन सही हो गया, यस। तो क्वेश्चन में देखिए कुछ भी मुश्किलात नहीं है, सारी बस फॉर्म्स अगर आपको पता है कि कितना जल्दी आप इस एक्सप्रेशन को लिख पाते हो। अब देखिए इसका नॉर्मल फॉर्म होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एक फॉर्म होता है। पर आपको पता है ये लिखोगे तो फिर इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये डायरेक्ट फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि आपने सीधा रखा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABC अगर रियल है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 2a माइनस 2b माइनस इसके बराबर है, तो आपको बताना है 2a माइनस 3b प्लस 4c किसके बराबर होगा। ध्यान से देखिए जरा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दिया है 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी ऐसी एक्सप्रेशन दी हों कि इतने सारे वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में हैं और मुझे कुछ यहाँ सॉल्व करना है, जरा एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a बनेगा, साथ ही साथ एक 1 इसको दे दो। फिर मैं कहूँगा कि इसको मैं b स्क्वायर कहूँगा, 2b इधर लाऊंगा, एक 1 और इसको दे दूंगा। फिर मैं कहूँगा ये c स्क्वायर है, इसको 2c डाल दूंगा और एक 1 और दे दूंगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि सारे 3 जो हैं उधर एडजस्ट हो गए। अब ये जो टर्म है मेरा, ये बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरा टर्म मेरा बन जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तीसरा टर्म मेरा बन जाएगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो गई 0। तो क्या आपको दिख रहा है कि a 1 हो चुका है, b आपका -1 हो चुका है और c आपका -1 हो चुका है, यस। और अगर ये दिख रहा है तो इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1 और प्लस 4 इंटू -1, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 प्लस 3 और -4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी अल्टीमेटली 1। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी सवाल इस पे बेस कई बार आते हैं कि एक ही साइड में करके परफेक्ट स्क्वायर बना लिया और वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई। अभी इस पे बेस क्वेश्चन आपके CGL में हर साल आते हैं, इवन कैट 2018 में एक क्वेश्चन आया इसी पे सीधा डायरेक्टली बेस्ड कि जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो 3 या 2 परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, उनको अलग अलग 0 करना पड़ेगा। ये कैसे होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब भी आपने कहा a माइनस 1 का स्क्वायर 0 है, b प्लस 1 का स्क्वायर 0 है, c प्लस 1 का स्क्वायर 0 है, तो मैंने ये क्यों बोला कि a 1 होगा। a 1 मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने कहा a माइनस 1 आपका 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्या। देखो ध्यान से एक चीज़ यहाँ पर आप बहुत इत्मीनान से, कि किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये भी यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये भी यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है।
तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे सम 0 रखना है तो मैं किसी भी नंबर को 0 से बड़ा अगर कर दूंगा, क्योंकि सबका मिनिमम 0 है, तो ये 0 तभी आएगा जब तीनों अलग अलग 0 हों और कोई संभावना नहीं है। इसलिए आपका a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -1 विल बी द 100% राइट आंसर। ठीक है, और इसलिए आपने को जो भी पूछा गया वो निकाल के बता दोगे कि यह आंसर आपका सही है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, और वो इस तरह से लिखा गया कि जब इसको आप x से डिवाइड करोगे, x-1 से डिवाइड करोगे, x+1 से डिवाइड करोगे, तो जो रिमाइंडर है वो 3, 6 और 4 हैं। तो आपको बताना है a + b की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरा ax² + bx + c, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए लेट से कहता हूँ fx, या मैं इसको कहता हूँ लेट से y, राइट, y कहता हूँ। तो y जो भी एक पॉलिनोमियल है, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मैं इसको fx लिखूंगा तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे कि फंक्शन ऑफ x में एक फंक्शन लिखा हुआ है। अब एक चीज़ ये बताओ कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कभी भी, जैसे आपने कहा कि ये मेरे पास लेट से एक फंक्शन है और आपने कहा इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो 2 रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो आप कहोगे x - α × x - बीटा भी इसको मैं लिख सकता हूँ, राइट। अगर कोई भी इक्वेशन मेरे पास है लेट से, आपको पता है चीज़ कि उसके 2 रूट्स हैं, अगर मान लिया अल्फा और बीटा, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू अगर मैं इसको ax² + bx + c को 0 करूँगा, राइट, तो मे भी मेरे को रूट्स मिल रहे हैं अल्फा और बीटा और हम ऐसा कुछ लिख पाते। लेकिन वहाँ पर फिर कई चीज़ें आपको देखनी पड़ती कि भाई कोफिशिएंट मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है इस क्वेश्चन में। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। इसको आप सीधे x - α × x - बीटा नहीं लिख सकते, a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। एनीवेज मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो इसको अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ और मैं कहूँ कि मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपने ये कंफर्म कर दिया कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो आप कहोगे इसको मैं a × x - α × x - बीटा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि अब आपको पता है कि कोफिशिएंट a आ जाएगा x² का, बाकी सारी चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। अब आप कहोगे इस फंक्शन को अगर मैं देखूं और मैं f की वैल्यू अल्फा पे निकालना चाहूँ कि x अगर अल्फा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ये वही कहानी है, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा पे वैल्यू x के रखने पे आपको फंक्शन की वैल्यू 0 मिल जाती है। वही तो आप कहते हो ax² + bx + c 0 होगा। तो इफ़ यू पुट अल्फा, यहाँ पर x की जगह अल्फा रखोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू बीटा रखोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। यानी कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक ही नहीं, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे मैंने आपसे लेट से कहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, कि कोई भी फंक्शन है लेट से fx, और वो fx क्या है? x - 1 से डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा। तो इसका ये मतलब हुआ, x - 1 से डिवाइड होने का मतलब ये हुआ कि इसका x - 1 एक फैक्टर है। अगर कोई नंबर x - 1 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है पॉलिनोमियल, तो x - 1 इसका एक फैक्टर है। तो x = 1 अगर आप रखते हो तो वो पूरा क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। x = 1 रखने पे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो क्या होगा? x - 1 रखने पे लेट से कि मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो फंक्शन मेरे पास ऐसा है कुछ, देखो ध्यान से, x² - 2x + 4, ये फंक्शन मैंने कहा मेरे सामने है, लेट से fx की वैल्यू है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप समझना। मैंने कहा कि इसको अगर मैं x - 1 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ये बताओ। अब मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू जो है 3 है। तो आपको ये पता है कि x की वैल्यू 1 रखने पे ये टर्म, क्योंकि x - 1 से डिवाइड करना है मुझे, अगर मैं x - 1 से इसको पूरा का पूरा डिवाइड करने जाऊंगा तो पहला पार्ट पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 3 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी फंक्शन को, ये फंक्शन है मेरे पास और मैं कहूँ x - 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो आप एक चीज़ देखना ध्यान से, f में x की वैल्यू 1 रख दो। x की वैल्यू 1 रखने से क्या होगा, आपको पता है कि जो टर्म डिवाइड होने वाले हैं उनका तो नेट इम्पैक्ट 0 ही हो जाएगा। ये 0 + 3 बचेगा, 3 रिमाइंडर हो गया। अगर हम इसको x - 1 से डिवाइड करेंगे, यानी x = 1 रखेंगे, तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये आपको लॉजिक समझना है कि कभी भी कोई पॉलिनोमियल अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो अगर आपने कहा कि x - k से डिविजिबल है, तो x = k पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 0। और अगर आपने कहा कि आपने उसको डिवाइड किया लेट से x - a से, और आप जानना चाहते हो रिमाइंडर क्या है, तो f निकाल लो, x की जगह a रख के देखो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वही उसका रिमाइंडर होगा। तो अब देखिए रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कैसे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने अभी है, इसमें क्या बोला है आपसे कि x - 1 और x + 1,
राइट से डिवाइड किया गया, जैसे ax² प्लस bx प्लस c को अगर x से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। अब मुझे बताओ इसको अगर x से आप डिवाइड करोगे तो पहला पार्ट ax² डिवाइड होगा कि नहीं, यस पूरा का पूरा डिवाइड होगा। bx होगा कि नहीं, पूरा का पूरा डिवाइड होगा। केवल c डिवाइड नहीं होगा तो c ही रिमाइंडर हो जाएगा, राइट। x से डिवाइड करने पे c ही रिमाइंडर होगा और वो रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 3, तो क्या हो गई वैल्यू मेरी 3। क्लियर। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर x से डिवाइड किया गया है तो x इज इक्विवेलेंट टू x माइनस 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो और देखो क्या बचा c, तो c ही रिमाइंडर हो गया जो कि दिया हुआ है 3 है। ये x से डिवाइड करने पे हुआ। फिर ये कह रहा है कि अगर x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप x की वैल्यू 1 रख दो। x की वैल्यू 1 रखने पे ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c, और ये वैल्यू आपको 4 के बराबर दी है, सॉरी 6 के बराबर दी है कि इस केस में रिमाइंडर 6 आएगा। और आप c की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो 3 यहाँ रख दो। तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी a प्लस बी इक्वल्स टू 3, a प्लस बी इक्वल्स टू 3 आ गई। फिर आपने कहा x प्लस 1, अगर x प्लस 1 बोला तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1। अगर x की वैल्यू मेरी -1 हो जाती है तो मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे मिलेगा a माइनस बी, c तो वैसा ही रहेगा तो ये 3 बन जाएगा। a प्लस बी आपने कहा 3 है, अब x की वैल्यू -1 रखने पे आपको क्या मिला कि a माइनस बी भी आपका 3 है। a प्लस बी अगर 3 है और a माइनस बी भी मेरा 3 है तो आपको मुझे बताना है कि a प्लस बी क्या होगा। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, a प्लस बी अगर आपसे पूछ रहा है तो दिस इज इक्वल टू सिंपली इक्वल टू 3, वो पहले ही यहीं निकल गया हमें, राइट। इफ़ आई पुट c इज इक्वल टू 3 आई गॉट कि भाई पहले इस केस में रिमाइंडर कितना था 6। क्या a माइनस बी आपका 3 है, नहीं। यहाँ तो ये वैल्यू 4 माइनस 3 1 बन जाएगी ना, क्योंकि ये वैल्यू 4 थी, कुछ भी मत समझ लिया करो। ये वैल्यू 4 थी तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। अब अगर आपसे मैं बोलूँ a प्लस बी, तो a प्लस बी तो पहले निकल चुका है कि 3 आंसर हो गया। अगर a और b की अलग अलग वैल्यू चाहिए वो भी निकल जाएगी। a की वैल्यू आ जाएगी 2, 3 प्लस 1/2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 1 2/2 1। सो 2 and 1 इज द आंसर। अल्टीमेटली a प्लस बी 3 है, वो पहले ही निकल चुका है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपसे कुछ पूछ रहा है, ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि सम ऑफ स्क्वायर्स 0 अगर होते हैं, अलग अलग टर्म 0 होना चाहिए। 3a प्लस 1 आपका 0 होना चाहिए, देन b माइनस 1 आपका 0 होना चाहिए, देन 2c माइनस 3 आपका 0 होना चाहिए। तो आप कहोगे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1/3, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 1, और c की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए 3/2। तो वंस ये वैल्यू आपको मिल गई तो आपको पता चल गया 3a कितना है आपका। एक्चुअली में ये आपको सिंप्लीफाई करने की नीड थी नहीं, क्वेश्चन इतना आसान था कि इन्होंने सीधे बोला कि 3a -1, b 1 और सीधे 2c क्या 3। तो 3a आपका हो गया -1, b की वैल्यू हो गई 1 और 2c की वैल्यू क्या हो गई 3। तो आंसर कितना हो गया 3। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी आपको चैलेंजिंग भी नहीं मिला, मुश्किल भी नहीं मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है a प्लस बी अपॉन सी, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी। देखो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन सी दिया हुआ है आपको, और वो कितना दिया है 6/5। यहाँ आपको दिया है b प्लस सी अपॉन ए, जो कि आपको दिया है 9/2। यहाँ पर आपको दिया है a प्लस सी अपॉन बी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूँ, a प्लस बी प्लस सी करूँगा तो ये क्या मिलेगा मुझे 6 और 5 11। और ऐसे यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी करो तो कितना मिलेगा आपको 9 और 2 11 मिल रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है कि दोनों में 11 11 मिल रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, तो मैं कह सकता हूँ कि c यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ कि c 5 हो सकता है। c अगर 5 हो सकता है तो आप कहोगे अगर c यहाँ 5 है तो b कितना हो सकता है 4 हो सकता है, a कितना हो गया 2 हो गया, सारी वैल्यू मिल गई a 2 b 4 c 5। ये अगर मिल गया तो a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे a की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 2, c इज़ 5, तो ये हो गया 7 और 7 है तो ये 4 होगा, क्योंकि सम क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब यही अगर थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लोगे ना तो फिर ये चीज़ आप डायरेक्ट देखोगे कि यहाँ 6 5 11 है, यहाँ 9 2 11 है, तो यहाँ पर भी टोटल 11 होना चाहिए और 7 और 4 आपको 11 दे देगा और आपका आंसर सीधे आ जाएगा बिना कुछ किए हुए। अगर ये बराबर नहीं होते, लेट से आपने कहा कि मान लिया बराबर नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से मैंने इस वैल्यू को कुछ ऐसे लिखा कि ये वैल्यू है 2/3, थोड़ी देर के लिए या थोड़ी बड़ी वैल्यू लिखते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 9/8, ऐसा लिखा मैंने 9/8, और यहाँ पर मैं लिखता मान लिया 3/1। ठीक है, तो आप क्या करते यहाँ पर इस केस में अगर ऐसा सिनेरियो होता कि सम बराबर नहीं आता तो सम बराबर करते। आप कहते यहाँ पर टोटल सम कितना आ रहा है 17, यहाँ टोटल सम कितना आ रहा है 4, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे और इसको आप 17 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे।
अगर आप ऐसा करते तो आपको यहाँ मिलता 36/32 और यहाँ मिलता आपको 51/17। और देखो टोटल बराबर हुआ कि नहीं, दोनों 68 हो गए। जब दोनों 68 हो गए तो यहाँ से आपको A मिल गया, ये यहाँ से आपको C मिल गया, A और C मिल गया, ये B और C को मिला के आया है तो B कितना हो गया आपका 34 हो गया, सारी वैल्यू आ गई। तब आपको निकालना होता अगर कि A + C/B कितना होगा, तो आप कहते हैं ये 17 होगा प्लस 32 होगा अपॉन 34 होगा, तो ये 49/34 आ गया। तो डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। यहाँ सारे पार्ट्स बराबर थे डायरेक्ट, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आप डायरेक्टली आंसर देख के मार्क कर सकते थे कि टोटल 11 आना चाहिए, यहीं आ रहा है, सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। कैसे निकालेंगे हम, देखो ध्यान से। a - b का स्क्वायर है तो नीचे b - c C- दिया हुआ है, b - c का स्क्वायर है तो नीचे a - b C- दिया है, C - a का स्क्वायर है तो नीचे a - b B - दिया हुआ है। तो देखो क्या है, एक तो साइक्लिक है और इसकी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने की नीड है। क्या होगा जरा इसको अच्छे समझते हैं। आप देखो इसको वैल्यू रख के निकाल सकते हो, पर हाँ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि a = b = c नहीं रख सकते। इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जैसे ही आप रखोगे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होते ही क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है, नहीं रख सकते। तो फिर क्या वैल्यू रखें, तो मैं कहूँगा आप ऐसे वैल्यू रख लो कि a को 3 रख दो, b को आप रख दो 2, c को आप रख दो 1। ऐसा रखना क्यों किया है मैंने, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा a - b 1 हो जाएगा, मेरा b - c भी 1 हो गया और मेरा c - a कितना हो गया -2 हो गया, राइट। अब इसको फटाफट आप रखो, a - b का होल स्क्वायर कितना बनाएगा भाई, कितना बनाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर। इतना दिमाग मत लगाओ। देखो एक चीज़ आप और आइडेंटिफाई करो कि अगर इसमें मैं ऊपर a - b से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे a - b से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बनेगा a - b का होल क्यूब अपॉन a - b b - c C - यहाँ अगर b - c से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा नीचे भी वही a - b b - c C - ऊपर b - c का होल क्यूब। तो कुल मिला के मुझे ये दिख रहा है कि ये ऐसा बन जाएगा कि सब में नीचे क्या हो जाएगा a - b b - c और c - a आ जाएगा अगर वो मल्टीप्लिकेशन कर दें, और यहाँ हो जाएगा a - b का होल क्यूब b - c का होल क्यूब c - a का होल क्यूब। तो देखो a - b का होल क्यूब कितना होगा 1, b - c का होल क्यूब कितना होगा 1, c - a का होल क्यूब कितना होगा -8। और इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है आप बताओ जरा, क्या इनका प्रोडक्ट -2 है, यस। तो ये वैल्यू आपकी हो गई -2, तो ये होगी -6/-2 विच इज़ इक्वल टू 3। ऑप्शन क्या हो गया बी। तो वैल्यू रखिए, यू कैन फाइंड इट आउट वेरी क्विकली, आसानी से आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको इसको ट्रेडिशनली ही सॉल्व करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तरीके हैं वो भी हो जाएंगे। सिंपल सी बात आपको अभी समझना है कि a - b मल्टीप्लाई करने से क्यूब बन रहा है, तो a - b अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्यूब बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई ये मेरा हो गया a - b, ये हो गया b - c और ये मेरा हो गया c - a। अब देखा क्यूब किस चीज़ का बन रहा है, a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगी, वो अच्छे से सीख के जाना। अगर मैं लेट से कहता हूँ कि मेरा a - b x के बराबर है, x = a - b, y को बोलता हूँ कि ये मेरा b - c है, z को बोलता हूँ कि ये मेरा c - a है, तो आप बताओ x + y + z क्या होगा, क्या आपका x + y + z 0 है, यस। अगर मैं x को a - b बोल दूँ, y को b - c बोल दूँ, z को c - a बोल दूँ, तो x + y + z 0 हो जाता है। और अगर x + y + z 0 होता है तो x³ + y³ + z³ आपका 3xyz के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × a - b × b - c × c - a अपॉन यही है a - b × b - c × c - a। कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 3। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कहीं ना कहीं नोटबुक में इसको नोट करके लिखें कि ये जो वैल्यू है आपकी a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका सम 0 है तो ये 3 टाइम्स a - b b - c c - a के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है वो कह रहा है कि आपको बताना है कि क्या वैल्यू होगी ऐसे एक्सप्रेशन की जहाँ पर x आपका 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। x को 0 आपने नहीं लेना है और इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है ये आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना है। तो देखिए तरीके इसके कई हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई आप इसको LCM रूट से करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ a - b है, यहाँ b - a है, c - a है, a - b है, c - b है, a - c है, b - c है। LCM लोगे, LCM लेने के बाद कुछ कैंसिलेशन होगा एंड देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई ये मेरा आंसर है, ठीक है। बट दैट इज़ डेफिनेटली नॉट द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
इन्होंने एक चीज़ क्वेश्चन में बोली है कि भाई एक्स मेरा 0 नहीं है। अगर एक्स 0 नहीं है तो एक्स कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले तो कहूँगा आपसे कि ए को बी को सी को बराबर ले लो, 0 मत लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। एक्स 0 है भी नहीं तो हम ए बी सी के साथ तो खेल कर ही सकते हैं। हमने सबको बराबर ले लिया, बराबर लेते ही देखो पहला टर्म 1/3 बन जाएगा, दूसरा टर्म 1/3 बन जाएगा, तीसरा टर्म भी 1/3 बन जाएगा, आंसर 1 आ गया। तो हमने किया क्या कि इस क्वेश्चन को वेरिएबल टू कांस्टेंट कन्वर्ट कर लिया। अगर चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही है तो हर वैल्यू के लिए सही होगा। मैंने ए की, बी की, सी की वैल्यू बराबर ले ली, बराबर लेने पे अगर 1 आ रहा है तो वो सही होगा, आंसर मार्क कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।